कबीर फारान के सामने बेला को अपनी बाहों में उठा कर ले गया। ये बात फारान को हजम नहीं होती। उसका बस नहीं चल रहा होता कि दुनिया तबाह कर दे। 2 साल पहले ठीक इसी तरह वो जूली को उससे छीन लेता है और वो कुछ कर नहीं पाता। ये तो फिर उसकी मंगेतर थी, लेकिन उसने ठान ली थी कि इस बार वो कबीर को बिल्कुल भी जीतने नहीं देगा। क्या हुआ अगर उसने बेला से निकाह कर लिया, लेकिन उसका दिल सिर्फ मैं ही जीतूंगा। ये बात तो उसे पता थी कि कबीर के दिल में बेला के लिए कोई हमदर्दी नहीं है। प्यार तो दूर की बात, वो तो सिर्फ इसे नीचा दिखाने के लिए निकाह करेगा। इसलिए पहले तो फारान जूली को कबीर के करतूत का बताने का प्लान बनाता है, लेकिन फिर ये सोचकर कि कहीं कबीर बेला के साथ कुछ उल्टा सीधा न कर ले, वो अपना इरादा तर्क कर लेता है। कबीर बेला के रूम के बाद अपने रूम में जाने लगता है तो रास्ते में उसे किसी के रोने की आवाज आती है। जब उसे पता चलता है कि ये आवाज जमशेद यानी डैड के रूम से आ रही है तो फौरन वहां का रुख करता है। डैड, आर यू ओके? क्या हुआ डैड, बताएं मुझे। कबीर फौरन उसके पास जाता है। कुछ भी सही नहीं है बेटा, जब तक तुम्हारी माँ के कत्ल का बदला नहीं ले लेता तब तक मैं आराम से नहीं बैठ सकता। उसने मेरी बीवी का कत्ल किया और अब उसकी बेटी मेरे पीछे पड़ी है। बेटा तुम खुद बताओ, ऐसे में मैं आराम से बैठ जाऊं क्या? जमशेद उर्फ जिमी अपने आंसू बहा के सारी तफसील अपने बेटे को सुनाता है। क्या मतलब डैड? उसकी बेटी? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, आप कहना क्या चाहते हैं? कबीर अपनी भवें सुकेड़ते हुए अपने बाप से कहता है, बेटा उस औरत की बेटी, पाकिस्तान में उसने मेरे खिलाफ आवाज उठाई थी क्योंकि मैंने उसे बताया कि उसकी माँ ने तुम्हारी माँ का कत्ल किया है। वो उस वक्त से मेरे पीछे पड़ी है और यहाँ तक कि वो अब पेरिस भी आ पहुंची है। जमशेद कबीर को सारी कहानी बताता है। डैड, आपको उस लड़की का नाम मालूम है या फिर आपके पास कोई तस्वीर हो? कबीर फौरन ही पूछता है। नहीं बेटा, बस मैंने उसे तब देखा था जब वो चंद माह की थी। उसके बाद में वो मेरे सामने नहीं आती थी। मैं उसके बाप से ही मिलने गया था, उसी से उसका पता चला कि वो मेरे खिलाफ खड़ी है। और हाँ, उसकी गर्दन में एक तिल होगा, बिल्कुल वैसा जैसा उसकी माँ की गर्दन पर था। डैड देखिए, आपको कुछ भी नहीं होगा। और रही बात उस लड़की की, तो उसको तो मैं पाताल से भी ढूंढ निकालूंगा। कबीर की आंखों में एक नफरत की आग होती है जब वो ये बात कहता है। वो ये कहकर रूम से बाहर चला जाता है और उसके जाने के बाद जमशेद अपने नकली आंसू अपनी उंगलियों की पोटों से साफ करके एक जोरदार कहकहा फिजा में उड़ाता है। माजी। जमशेद और उसकी बीवी निहायत खुशगवार जिंदगी बसर कर रहे होते हैं और इनका एक बेटा जिसका नाम कबीर खानजादा होता है 7 साल का होता है कि अचानक जमशेद का दोस्त वफात पा जाता है। और उसके बाद जमशेद उसके घर ताजियत के लिए जाता है तो उसकी बीवी को देखकर हैरान हो जाता है कि उसने इतनी हसीन औरत पहले नहीं देखी होती। इस वक्त परीशे अबाबिल लगभग चंद हफ्तों की होती है। वो इन माँ बेटी को जब अकेला देखता है तो उसका आना जाना उनके घर और भी बढ़ जाता है, जिसकी वजह से अपनी बीवी से उसके ताल्लुकात खराब होने लगते हैं और वो उसे बार बार झिड़कता रहता है, जिसका असर उसके बेटे को पड़ जाता है और उसे भी यही लगने लगता है कि बीवी के साथ इंसान जो मर्जी कर सकता है और उसके जवाब में बीवी को सब कुछ सहना पड़ता है। इसी तरह एक दफा जमशेद से उसकी अपनी ही बीवी का कत्ल हो जाता है और वो ये बात कबीर को नहीं बताता, बल्कि उसे अपने साथ पेरिस ले जाता है और पेरिस जाकर उसे बताता है कि उसकी माँ का कत्ल हो गया, जो कि इस समिया यानी बेला की माँ ने किया है। ये सुनना कबीर के लिए एक सदमे से कम नहीं होता और उसके दिल में उस औरत के लिए नफरत ही नफरत होती है। लेकिन उसकी ये नफरत खत्म हो जाती है क्योंकि उसे बाद में समिया की मौत का पता चलता है। जमशेद का एक मुलाजिम उसकी मुलाजमत से फारिग हो चुका होता है जब उसे पता चलता है कि परीशे का अब इस दुनिया में कोई नहीं है, तो वो उसे अपनी तरफ ले आता है और उसके नाम के साथ अपना नाम लगाने की बजाय अबाबील लगाता है ताकि ये जब बड़ी हो तो लोग इस पर सवाल ना उठाएं। शहाब उसका ख्याल अपनी औलाद से भी बढ़कर करता है, लेकिन वो उसे अपनी सच्चाई नहीं बताता कि कहीं वो इसे छोड़कर चली ना जाए। अब जब कबीर को पता चलता है कि समिया की बेटी उसके बाप के पीछे पड़ी है तो उसकी नफरत दोबारा जाग उठती है। कल उसका निकाह है, इस बात का यकीन अब तक उसे आ जाना चाहिए था, लेकिन वो अभी भी इसी कश्मकश में थी कि क्या करे। उसने अपना सारा सामान छान मारा लेकिन उसे अपना मोबाइल न मिला। अब उसे पक्का यकीन था कि हो ना हो ये उसका ही किया धरा है। उसके रूम के बिल्कुल सामने एक लॉन था जो कि खिड़की से साफ दिखाई देता था। इस लॉन के दूसरी तरफ
घर की बिल्डिंग थी। अचानक बेला की नजर एक रूम की तरफ गई जिसकी लाइट ऑन थी। उसे फौरन याद आया कि उसने थोड़ी देर पहले कबीर को इसी रूम में जाते देखा था, मतलब कि ये उसी का रूम था। वो फौरन कबीर के रूम में जाने का मंसूबा बनाती है ताकि अपना मोबाइल उससे ले सके। जैसे ही घर के अंदर दाखिल होती है तो हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा होता है। वो छोटे छोटे कदम से आगे बढ़ती है। थोड़ी देर बाद उसे उसके रूम का दरवाजा दिखाई देता है। वो फौरन उसके अंदर चली जाती है। जैसे ही वो कमरे के अंदर कदम रखती है तो सामने का मंजर देखकर उसके होश ही उड़ जाते हैं, जैसे वो किसी कमरे नहीं बल्कि मैदान जंग में आई हो। हर तरफ हथियार ही हथियार होते हैं और सुर्ख रंग की लाइट में वो और ही तस्वुर पेश कर रहे होते हैं। इससे पहले कि कोई उसे देख ले वो वहां से वापस जाना चाहती थी। वो जैसे ही वापस जाने के लिए पीछे मुड़ती है तो कबीर उस वक्त दरवाजा बंद करके उसकी तरफ बढ़ रहा होता है। अगले ही लम्हे वो जैसे ही कबीर के हाथ में गन देखती है तो उसकी सिटी गुम हो जाती है। अब खौफ की वजह से बेला कुछ बोल भी नहीं पाती। कबीर और उसके दरमियान में अब 2 इंच का फासला था, जिसे कबीर ने फौरन उसे बाजुओं से पकड़कर उसका रुख दीवार के साथ लगाकर खत्म कर दिया था। उसके इस अमल पर बेला की चीख निकलने लगती है, लेकिन कबीर उसके मुंह के आगे हाथ रखकर उसकी आवाज अंदर ही दबा देता है और आहिस्ता आहिस्ता उसके कान के करीब अपना चेहरा लाता है। कहा था ना तुम्हें कि अपने कदम अभी इस घर के अंदर ना रखना है, कहा था ना। कबीर अब पूरी कुव्वत से कहता है, वो मैं समझी तुम्हारा रूम। चुप, एकदम चुप। आज के बाद अगर तुमने मुझे तुम कहकर बुलाया तो याद रखना उसकी सारी की सारी गोलियां तुम्हारे अंदर उतार दूंगा। कबीर गन उसके दिमाग के पास करते हुए उसके सर को झंझोड़ता है। अब तक मैंने बर्दाश्त किया, लेकिन आज के बाद तुम मेरी मनकूहा होगी, इसलिए जुबान संभाल कर बात करना। कबीर उसके कान से अपने होंठों को लगाते हुए कहता है और साथ ही साथ गन उसके सर पे घुमा रहा होता है। कबीर का सारा वजन बेला के ऊपर था। वो तो दीवार का सहारा था, वरना तो बेला ने गिर ही जाना था। कबीर अब उसके कान से होता हुआ उसके बालों तक जाता है। उसके बालों की खुशबू को वो अपने आप को मुअत्तर करता है, जिसकी वजह से थोड़ा ठंडा होता है। अब वो बेला का रुख अपनी जानिब करता है। बताओ क्या काम था तुम्हें? गन को दोनों आंखों के दरमियान लाता है। वो मैं कहना था। बेला का सारा ध्यान गन की मूवमेंट की तरफ था, जिसकी वजह से उसकी आवाज कांप रही थी और उसकी आवाज में डर साफ दिखाई दे रहा था। कबीर उसे चुप करवाने के लिए अब गन उसके होंठों पर रख देता है। डर की वजह से बेला अपनी आंखें बंद कर देती है। कबीर की सांसें बेला के चेहरे पर पड़ने की वजह से और इस गन की मूवमेंट की वजह से बेला का चेहरा पसीने से तर हो जाता है। कबीर उसकी हालत से काफी महजूज हो रहा होता है और एंजॉय कर रहा होता है। अब वो आहिस्ता आहिस्ता गन उसके होंठों के ऊपर फेरने लगता है, जिसकी वजह से उसके होंठ कपकपाने लगते हैं। कबीर गन उसकी थोड़ी से होते हुए गर्दन तक ले जाता है, जिसकी ताब न लाते हुए कबीर की शर्ट को अपनी मुट्ठी में दबोच लेती है। चलो जाओ किचन में और मेरे लिए अच्छी सी कॉफी बनाओ। कबीर उसको हुक्म देता है और उससे दूर हो जाता है। कबीर जाने लगता है जब दोबारा पीछे आकर बेला को बाजू से पकड़कर उसे अपने साथ किचन में ले जाता है। चलो आज इस किचन में रिहर्सल कर लो और मेरे कमरे में ले आना कॉफी। और हाँ, मेरा कमरा वो है। वो उसको उंगली से ऊपर की तरफ इशारा करके कहकर अपने रूम में चला जाता है। बेला पहले तो कॉफी ढूंढने में इतना टाइम लगा देती है, उसके बाद फौरन से कॉफी बनाकर उसके रूम में दाखिल होती है। उसे सोफे पे बैठा हुआ दिखाई दिया, जिसके सामने ही टेबल होती है। कबीर अपने फोन में बिजी होता है। वो उसी टेबल पे चाय रख देती है और वहां से जाने के लिए वापस मुड़ती है, लेकिन उसे दरवाजा खुद ब खुद बंद होता नजर आया। उसे समझ लग गई कि ये कबीर ने रिमोट से बंद किया है। वो वापस आकर उसके सामने खड़ी हो जाती है। देखिए, मेरी रिहर्सल हो गई है, अब दरवाजा खोल दें ताकि मैं बाहर जाऊं। अपने दोनों बाजू को सीने के गिर्द फोल्ड करते हुए कहती है। हाँ, चलो एक रिहर्सल तो हो गई, अब क्यों न दूसरी रिहर्सल की तरफ बढ़ा जाए। कबीर ये कहते हुए सोफे से उठकर अपने कदम उसकी तरफ बढ़ाता है। मैं कुछ समझी नहीं। बेला उसके करीब आने को नजरअंदाज करके दरवाजे की तरफ बढ़ती है, जब कबीर उसका बाजू पकड़कर जोर से अपने पास खींचता है, जिससे बेला सीधा उसके सीने से टकराती है। कबीर उसके गिर्द अपने बाजू हायल कर देता है। बताता हूँ दूसरी रिहर्सल, मतलब मियाँ बीवी वाली रिहर्सल। ये कहकर कबीर उसकी गर्दन पर झुकने लगता है।
अचानक से बेला को अपना तिल याद आता है और कबीर भी बिल्कुल उसी तरफ झुक रहा होता है। कबीर के झुकने से पहले वो अपनी दूसरी साइड कबीर के सामने कर देती है। ओ, अभी से नखरे। कबीर उसे ऐसा करता देखकर अपने जज्बात पर काबू पाकर पीछे हटता है, क्योंकि वो कभी भी उसके सामने कमजोर नहीं पड़ना चाहता। कहीं बेला को ये न लगे कि कबीर हार गया है और इस तरह तो फरहान की जीत हो जाएगी। लेकिन साथ साथ उस पर अपना हक जमा कर और टॉर्चर करके वो फरहान को और बेला को एक दूसरे से अलग होने का और बेला को उसकी मनकूहा होने का एहसास जरूर दिलाता रहेगा। ये उसने तय कर लिया। बेला तेजी से कबीर के कमरे से बाहर निकल आती है और अपने गले में लपेटे मफलर को सेट करती है ताकि उसका तिल किसी की भी नजर में ना आए। जब से उसने होश संभाला था, शहाब साहब ने उसे एक बात कही थी कि ये जहां भी जाएगी किसी भी तरह उसने ये तिल सबसे छुपाए रखना है, उस पर किसी की नजर नहीं पड़नी चाहिए। लेकिन उन्होंने ऐसा क्यों कहा, उसकी समझ उसे अभी तक नहीं आती। उसने कई बार शहाब साहब से पूछने की भी कोशिश की, लेकिन सब बेसूद, क्योंकि वो उसे हर बार टाल देते थे। आसमान पर गहरे बादल छाए हुए थे, जिसकी वजह से रात और भी अंधेरी हो गई थी और हवा ने भी अपना जोर पकड़ लिया था। जैसे ही बेला बाहर कदम रखती है, एक ठंडे हवा का झोंका उसके वजूद से टकराता है। वो फौरन से पहले लॉन में चली जाती है और अपना चेहरा आसमान की तरफ उठा लेती है। बिजली की चमक उसके चेहरे पर पड़ती है तो उसका चेहरा और रोशन हो जाता है। वो अपनी आंखें बंद करके इसी लम्हे को अपनी रूह में उतारती है और एकदम अपना मफलर गले से आजाद करके हवा में उछालती है, जैसे उसे किसी कैद से रहाई मिल गई हो, जैसे उसे जीने की एक छोटी सी वजह मिली हो। दूसरी तरफ कबीर अपने रूम में लैपी में ऑफिस वर्क में बिजी होता है। जब खिड़की से हवा का झोंका उसके मुंह पर पड़ता है और उसकी पेपर उस हवा से मुंतशिर हो जाते हैं, खिड़की को बंद करने के लिए वो अपनी जगह से उठ जाता है। जैसे ही वो पर्दे को हटाता है तो उसकी नजर एक सफेद कपड़े पे पड़ती है जो टहनी से लिपटा होता है और हवा की वजह से ऐसे उड़ रहा होता है। उसे महसूस होता है जैसे वो उसे चिढ़ा रहा हो। कबीर अगले ही पल उसे अपने हाथ में थाम लेता है। जब कबीर इस कपड़े को अपने नाक के पास लेकर महसूस करता है तो उसे ऐसा लगता है जैसे इस कपड़े में एक अलग ही महक है जो उसे अपनी तरफ खींच रही हो। अगले ही लम्हे उसे लॉन में एक चमक सी दिखती है, जैसे कोई सफेद गुल बागीचे में नाच रहा हो। आहिस्ता आहिस्ता बारिश की बरसती बूंदें बेला को अपने वजूद से टकराती हुई महसूस होती हैं, जिसे देखते ही उसके चेहरे पर एक हसीन मुस्कुराहट आ जाती है, क्योंकि ये धीमी धीमी बारिश ही तो उसकी कमजोरी थी और अपने वजूद को इस बरसती बूंदों से भिगाकर उसे ऐसा लगता था कि उसके अंदर छाई बेजारी, उदासी और परेशानी इन बूंदों से धुल जाती हैं और उसकी रूह फिर से तरोताजा और शिफाफ हो जाती है। फिर एक पल में वो बरसती बूंदें एक तेज तूफान की राह अख्तियार कर लेती हैं। बिजली की चमक से बेला के कान दुखने से लगते हैं। वो तेज बारिश की बूंदें उसके वजूद में पत्थर की तरह लग रही होती हैं। वो बेला जो इस हल्की बूंदों का मजा ले रही होती है और अपने लम्हों में गुम होती है, अब इस अचानक तूफान से उसकी रूह छलनी हो जाती है, यहाँ तक कि वो इस दुनिया से भागना चाहती है। उसे समझ नहीं लगती कि अभी तो वो सुकून इत्मीनान में थी, अचानक ये तूफान क्यों, क्या वजह है इसकी। इस शोर से वो अपने कानों पर हाथ रख लेती है और फौरन इस तूफान से निकलना चाहती है। जब दूर उसे किसी का साया दिखाई देता है, वो थोड़ा करीब जाकर देखना चाहती है, इसलिए अपने कदम इस तक बढ़ा देती है। जब एक झटके से उसकी आंखें खुल जाती हैं और वो जो कुछ पल में उसके पास जाना चाहती थी, उसकी आगोश में समाना चाहती थी, उस तूफान से बचने के लिए उसकी पनाह में कैद होना चाहती थी, अब ऐसा कौन था वो जिसे देखकर वो अपने कदम पीछे हटाने लगी थी? कबीर? हाँ, कबीर खानजादा। वही तो था जो उसकी इन हल्की हल्की बरसती बूंदों वाली जिंदगी में तूफान लाया था। वही तो इसकी खुशियों का लुटेरा बना था। सिर्फ अपनी अना की खातिर, अपनी इज्जत नफ्स की तस्कीन के लिए उसने उसे फरहान से छीना। यहाँ फिर कोई और वजह थी जो आज उसकी बेला से नफरत का एक नया सबब बनने जा रही थी। कबीर को देखते ही बेला, जो उससे पहले ही 2 कदम दूर होती है, अब अपने कदम और पीछे उठाने लग जाती है। अब आहिस्ता आहिस्ता अपने चेहरे को ना में जुम्बिश दे रही होती है, क्योंकि वो अब उस कबीर के हाथ में अपना आजाद किया हुआ मफलर देख चुकी होती है और अपने हाथों से अपने सीने को घेरने की कोशिश करती है। इस तूफान ने उसकी हल्की बूंदों से नम कपड़ों
को अपने पथराव से बेजान कर दिया था, जिसकी वजह से उसके वजूद का पोर पोर कबीर की नजर में उतर रहा था। कबीर वो मफलर अपने दाएं हाथ के गिर्द लपेटे और अपनी चुंधिया देने वाली नजरों से बेला को अपने हिसार में लिए उस तक कदम बढ़ा रहा था। बेला जैसे ही पीछे को होती है तो जोर से किसी चीज से टकराती है। पीछे देखने पर उसे मालूम होता है एक दरख्त है। वो दिल ही दिल में खुदा से पनाह मांगती है। जब कबीर उसके सर पे खड़ा होता है और अपनी शोलाबाज आंखों से उसका जायजा ले रहा होता है, तब बेला एक तरफ से निकलने का सोचती है। कबीर उसका इरादा भांपते हुए फौरन अपना बाजू दरमियान में हायल कर लेता है, जिससे उसकी फरार में रुकावट आ जाती है। बेला दूसरी जानब से सिरकने का मंसूबा बनाए उससे पहले ही वो अपना दूसरा हाथ दरख्त से उस सिमत भी रख देता है। इस तूफानी बारिश के कतरे कबीर को भी नहला देते हैं, लेकिन इसके अंदर की अना को धोने से वो कतरे फिर भी कासिर रहते हैं। उसके गीले बालों से बूंदे अब सीधा बेला के चेहरे पर पड़ रही होती हैं, जो बेला को अपने वजूद में चुभते कांटे लग रहे होते हैं। कबीर बेला की लरसती पलकों को देखता है तो उसका दिल चाहता है कि उसे एक जानिब फिक्स कर दे, क्योंकि वो उसकी तवज्जो का मरकज बन रही थी। बारिश की बूंदों को बेला के चेहरे पे पड़ते देखकर कबीर ने अपने हाथों से उसके चेहरे को साफ करना चाहा। जैसे ही वो अपने हाथ का अंगूठे से बेला की आईब्रो को पानी से खुश्क करने लगता है तो बेला का सांस रुक सा जाता है। ठंडे हवा के झोंकों में वो कबीर की लौ देने वाली सांसों को अपने चेहरे पर महसूस कर रही होती है, जैसे किसी ने बर्फीली रात में आकर कंबल ओढ़ा दिया हो। कबीर अब अपने दोनों हाथों के अंगूठे उसकी बंद आंखों और लरसती पलकों पर फेर रहा होता है और अपने हाथ की हथेलियों से उसकी नर्म गालों को पानी से साफ करता है, गोया कि ये उसके और बेला के दरमियान खलल पैदा कर रही होती हैं। जबकि उसका एक हाथ में बेला का मफलर अभी भी कैद होता है और तो और बेला ने दोनों हाथ से अपना सीना छुपाया हुआ होता है। अब कबीर आहिस्ता आहिस्ता उसकी नर्म गुलाबी गालों से उसके नर्म गुलाबी होंठों तक का सफर करता है और अपना अंगूठा उस पर फेरने लगता है। जब बेला ने अपने दोनों लब को अपने दांतों तले दबा लेती है तो कबीर अपना हाथ फौरन पीछे कर लेता है और एक झटके से उससे दूर होता है, जैसे किसी ने चुटकी बजाई थी और बेला के सहर में मुब्तला हो गया था और अब दोबारा चुटकी बजाने पर वो सहर से आजाद हो गया हो। तुम्हारी कोई भी चाल काम नहीं आने वाली डार्लिंग। कबीर तंजिया मुस्कुराहट अपने चेहरे पे सजाए बेला से एक दफा फिर मुखातिब होता है, क्योंकि थोड़ी देर पहले ही बेला उसे कॉफी बनाकर देकर आ रही थी। कैसी चाल? मैं कोई चाल वाल नहीं चलती। बेला जो थोड़ी देर पहले तूफान से डरी होती है अब दोबारा अपने हिटलर वाले स्टाइल में आ जाती है, क्योंकि अब तूफान थम चुका था। फिल वक्त और हवा के ठंडे ठंडे झोंके इन दोनों के बीच में से अपना रास्ता बनाकर जा रहे थे। तुम्हें लगा कि तुम बारिश में भीगोगी और फिर तुम्हें कल तेज बुखार हो जाएगा, इस तरह तुम इस निकाह से बच जाओगी, है ना? कबीर उसकी तरफ अपनी उंगली का इशारा करते हुए कहता है। अल्लाह ना करे मुझे कभी बुखार हो, मैं इतनी सेल्फिश नहीं हूं कि खुद को नुकसान पहुंचा दूं। अब बेला भी अपनी असल फॉर्म में आ चुकी होती है। और हाँ, अगर मैं ऐसा कर भी लेती तो आपके इस चुंगल से तो ना आजाद हो पाती ना? बेला अपनी आंखों को गोल घुमा कर उसे कहती है, जैसे कबीर जो इससे दूर होता है वो इसके और पास आने लगता है। हाँ तो मैं सही ही तो कह रही हूँ, दुश्मनी तुम्हारी फारान से है और मुझे इस तरह से डरा धमका कर तुम अच्छा नहीं कर रहे। जब बेला उसे अपने पास आते देखती है तो फौरन गोल गोल चलने लग जाती है, लेकिन फारान अभी भी आहिस्ता आहिस्ता कदम उठा रहा होता है। अच्छा, और कुछ? कबीर होंठों को गोल करके उससे सवाल करता है और साथ में होंठों पे जानिबदार हंसी लिए अपने हाथ में लिपटे उसके मफलर को साथ साथ खोल रहा होता है। और ये कि मैंने अपनी पढ़ाई मुकम्मल करनी है, इसलिए तुम इसमें कोई दखलंदाजी नहीं करोगे, डन? बेला अब दोनों हाथ से उसे डन का इशारा करती है, जिसकी वजह से उसके सीने पर से अब हाथ हट चुके होते हैं। और कुछ? कबीर अब अपनी भवें उचका कर उसे कहता है और साथ ही साथ उसके मफलर के एक सिरे को एक हाथ से और दूसरे सिरे को दूसरे हाथ से पकड़ लेता है। और ये कि मैं यहाँ नहीं, बल्कि अभी वो ये कहने वाली होती है कि वो उसके घर नहीं बल्कि अपने चाचू की तरफ ही रहेगी कि कबीर फौरन वो मफलर उसके सर से गुजारते हुए उसकी कमर तक ले जाता है
और अपनी दोनों हाथों की गिरफ्त उस मफलर के दोनों सिरों पर मजबूत करके इस मफलर को जोर से अपनी तरफ खींचता है, जिससे बेला उसके सीने से आकर लगती है। जब वो फौरन पीछे हटने लगती है तो एक दफा फिर कबीर ऐसी हरकत करता है जिससे वो दोबारा उसके सीने से लग जाती है और उसके गीले और ठंडे कपड़े बेला के वजूद से टकरा रहे होते हैं। कबीर उसका मफलर खोलकर उसकी कमर से टांगों तक लाता है और फिर उस मफलर के दोनों किनारों को अपने पीछे ले जाकर अपनी कमर पे बांध देता है। उसके ऐसा करने से अब बेला पूरी उसके साथ चिपक चुकी होती है। अब उसे कबीर के ठंडे कपड़ों में गर्माइश महसूस होती है। बारिश के हल्के हल्के कतरे अभी भी बरस रहे थे, लेकिन अब उनकी शिद्दत में कमी आई थी। बेला के दोनों हाथ अब उसके मफलर के अंदर थे। अब मैं बोलूंगा और तुम सुनोगी। कबीर अपना अहम काम सर अंजाम देने के बाद उसकी तरफ मुतवज्जा होता है। क्या कहा था तुमने? कबीर अपनी उंगली अपने होंठों पर रखकर बोलता है। हाँ, ये कि तुम मेरे चुंगल से नहीं बच सकती। फिर जोर से ताली मारकर कहता है, तो सुनो, माय वाइफ चुंगल में अभी फंसी कहाँ हो जो चुंगल से नहीं निकल सकती? कबीर अब बेला को कमर से पकड़कर अपने साथ दबाता है। अभी तो ट्रेलर देखा है तुमने, मेरे चुंगल में तो तुम्हें कल फंसाऊंगा। बेला उसे आंखें खोले देख रही होती है। उसकी आंखों की तपश से उसकी मोटी स्याह आंखें बार बार झपक रही होती है और फिर कबीर उसके कंधों के गिर्द अपने दोनों बाजू हायल कर लेता है। और फिर क्या कहा था कि मेरी दुश्मनी फारान से है और मैं तुम्हें इस तरह से डरा नहीं सकता? तो सुनो। अब कबीर अपने दोनों हाथों के अंगूठों से उसकी ठोड़ी ऊपर करता है, जबकि हाथ अभी भी उसके कंधों पर होते हैं। फारान से मेरी दुश्मनी बिल्कुल नहीं है, बल्कि फारान की मुझसे दुश्मनी है स्वीट हार्ट। और देखो, तुम इससे पहले किसको मिली? मुझे ना। तो अगर तुम उसकी हो जाती तो उसकी मेरे साथ दुश्मनी और भी मजबूत हो जाती, क्योंकि तुम उसे नहीं बल्कि मुझे मिली। और मैं तो चाहता हूं कि वो मुझसे दुश्मनी खत्म करे। कब तक इसकी आग में जलेगा? इसलिए तुम्हें पाना मेरे लिए इम्पोर्टेंट हुआ ना। कबीर अब उसकी आंखों में आंखें डालकर उसे बात समझा रहा होता है जो कि उसी की बनाई हुई होती है, और बेला उसकी बातें समझने की कोशिश कर रही होती है। उसे इतनी तो समझ होती है कि कबीर फारान को खुद जलन की आग में धकेलना चाहता है और उसे बेबस होते देखना चाहता है। उसे चाहकर भी कुछ न कर सकने का मजा लेना चाहता है, और ये वो बेला को पाकर ही कर सकता था। तो फिर तुम मुझे क्यों दर्द देते हो? बेला के अचानक सवाल करने पर कबीर को शौक लगता है। तुमने मुझे जानबूझकर धक्का दिया कल, मेरे साथ ऐसा बिहेव क्यों करते हो? बेला उसकी आंखों की शिद्दत बर्दाश्त करके अपनी बात कह गई। उस पर कबीर के हाथ उसके कंधों पर मजबूत हो गए। सुनना चाहती हो तो सुनो। हाँ, मुझे खुशी होती है जब मैं तुम्हें दर्द देता हूँ। तुम्हारी आंखों में अपना डर देखता हूँ, क्योंकि तुम फारान की मोहब्बत हो। उससे नस्ब थी तुम, और उससे जुड़ी हर चीज मुझे जहर से भी ज्यादा जहरीली लगती है। आई बात समझ में? जब जब मैं तुम्हें देखता हूँ तो ऐसा लगता है कि तुम मेरी नहीं हो। जब तुम उस रात उसके सीने से लगी, मेरा दिल किया मैं तुम्हारी जान ले लूं, क्योंकि तुम मेरे पास पहले आई। तो उसके साथ क्यों हो? मैं तुम्हें देखता हूं तो तुम्हारा वजूद मुझे उस फारान की याद दिलाता है। उसमें उसकी खुशबू जो बसती है, तुम उसकी मंग जो थी। कबीर के हाथ उसके कंधों पर और मजबूत हो जाते हैं। बेला की आंखों को कुछ दिखाई नहीं दे रहा होता, लेकिन अब बहुत हुआ। तड़पना तो फारान के मुकद्दर में है। तुम्हें दर्द दूंगा तो तड़पेगा वो, तुम्हारा सो कॉल्ड एक्स फियांसे। अब कबीर के नाखून उसके कंधे में धंसते हुए बेला को महसूस होते हैं। कबीर जब बेला को आंसू बहाते हुए देखता है तो उसका पारा और हाई हो जाता है। एक दफा का जिक्र है, एक प्रिंस था और एक थी प्रिंसेस। ओके, प्रिंसेस नहीं, परी, बाबा की परी, जो एक दूसरे से इंतहा की मोहब्बत करते थे, एक दूसरे के लिए आंसू बहाते थे। कबीर अब उसके आंसू को अपनी उंगली की पोर में लेता है और एक फोंक से हवा में उड़ाता है। लेकिन फिर होती है एक विलन की एंट्री, जिससे हीरो नफरत करता है, और इसी वजह से वो एक अच्छे खासे शरीफ इंसान को विलन बना बैठा। और बस फिर उस विलन ने ठान ली कि ऐसे तो फिर ऐसे ही सही। अगर प्रिंस के दिल में विलन के लिए प्यार जगाने के लिए इस विलन को इस प्रिंस से उसकी मोहब्बत छीननी पड़ी, तो विलन ये कर जाएगा, क्योंकि उसे अपना फारान प्रिंस जो चाहिए, या फिर उसकी मोहब्बत को उसके दर्द का सबब ही क्यों ना बनाना पड़े।
या फिर उसकी मोहब्बत को दिन रात अजियत ही क्यों ना देनी पड़े। कबीर अब अपना चेहरा उसके चेहरे के पास कर लेता है, जहां तक उसके होंठ बेला की गाल को हल्के हल्के छू रहे होते हैं। लेकिन बेला को कबीर अपने होश में दिखाई नहीं देता। उसकी ऐसी बहकी बातों की उसे समझ नहीं आती कि ये एक दूसरे के दुश्मन क्यों हैं, क्योंकि जोली नामा तो अभी उसके सामने खुलना था। बिजली की कड़क और चमक आसमान और जमीन दोनों में ही जोरों की हो रही थी। कबीर बेला के चेहरे पर खो सा जाता है। उसे नहीं पता था कि बेला फारान के खिलाफ ऐसी बातें सुनकर रोने लग जाएगी, जिसकी वजह से उसे लगता है कि बेला के दिल में फारान की मोहब्बत और बढ़ गई है और उसकी वजह से उसे बेला से घिन हो रही थी। अचानक उसकी नजर बेला के होंठों पर गई, जो कि रोने की वजह से सूज कर सुर्ख हो चुके थे। मतलब ये कि फारान के नाम की सुर्खी उसके होंठों पर। कबीर ये सोचकर फौरन से अपने लब उसके लब पर रख देता है। उसके होंठों को अपनी पूरी शिद्दत से चूस रहा होता है, जैसे उस पर से फारान के नाम की लाली मिटाना चाहता हो। बेला अब पूरी गिरने वाली होती है, जिस पर कबीर एक हाथ उसकी गर्दन पर रखकर दूसरा उसकी कमर के गिर्द हायल कर देता है। बेला उसकी शिद्दत की ताब ना लाते हुए अपनी दोनों आंखें भींच लेती है। जब कबीर के मुंह में बेला के खून का जायका जाता है तो अपने होंठ से उसका होंठ आजाद करता है। बेला अपनी सांसें तेजी से लेने लगती है। उसकी दिल की धड़कनें कबीर के इस अचानक के रद्द अमल से मुंतशिर हो जाती हैं। कबीर अब अपने हाथ उसके दोनों कंधों तक लाता है और उन्हें भी जोर से रगड़ता है, जिस पर कल फारान ने हाथ रखे थे। ऐसा करते ही अचानक से उसकी नजर उसकी सुराहीदार गर्दन पर पड़ती है, जिस पर एक काला तिल किसी सितारे की तरह जगमगा रहा होता है, जैसे किसी ने उसे काला टिक्का लगाया हो। कबीर उसका रुख दूसरी तरफ फेरता है और उसके ऊपर हाथ फेरने लगता है, जैसे उसे यहां नहीं होना चाहिए था। उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और दूसरी तरफ बेला का सांस रुक जाता है। बेटा, उसकी गर्दन पर एक काला तिल होगा, बिल्कुल उसकी मां जैसा। कबीर के कानों में जमशेद की आवाज गूंजती है।